नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान चक्र एग्ज़ाम प्रेप में। जैसा कि हमने वन सीरीज फॉर ऑल एग्ज़ाम चलाई है, UKSSC जितने भी कराता है एग्ज़ाम कंडक्ट उन सब के लिए, उसका एक क्रैश कोर्स का आज डे 12 है, जिसमें हम हिंदी के अंतर्गत पढ़ेंगे उपसर्ग, हिस्ट्री में पढ़ेंगे मौर्य काल और उत्तराखंड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे सिंचाई व्यवस्था और प्रमुख नहरें। एक बार कंटेंट देख लीजिए। आज बड़ी क्लास होगी क्योंकि PCS एग्ज़ाम की वजह से थोड़ा गैप हो गया था बीच में। पहले उपसर्ग पढ़ेंगे जितने बच गए थे, फिर उत्तराखंड में सिंचाई व्यवस्था, जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है, इमेज की ज़रूरत है, इमेज से समझाया गया है, जहाँ पर मैप की ज़रूरत है, मैप से समझाया गया है। तो आप लोग धैर्य बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे हिंदी और संस्कृत के उपसर्ग हमने पढ़ लिए थे। आज अरबी फारसी के उपसर्ग पढ़ेंगे। पहला उपसर्ग है कम। कम का अर्थ होता है थोड़ा या हीन होना। पहले उपसर्ग है, फिर उसके अर्थ हैं, फिर उसके उदाहरण हैं। ठीक है। उपसर्ग कम, इसका अर्थ है थोड़ा और हीन होना। उदाहरण है इसके कमज़ोर, कम वक्त, कम सिन, कम अकल, कम उम्र। दूसरा उपसर्ग है हमारा अल। इसका अर्थ होता है निश्चित। अलगरज, अलबत्ता, अलमस्त, इसके सब उदाहरण हैं। बे का अर्थ होता है बिना, बेईमान, बेइज्जत, बेचारा, बेवकूफ़, बेहोश, बेवजह, बेखबर, जिसके भी आगे बे आया है। बेरहम। खुश, इसका अर्थ होता है अच्छा, खुशहाल, खुशबू, खुशकिस्मत, खुश मिजाज। बर, इसका अर्थ होता है ऊपर, पर या बाहर। बर्खास्त कर दिया, आपने सुना होगा ये। इसका अर्थ ही बाहर कर देना होता है। बर्दाश्त, बरतरफ, बरकत। बिला, इसका अर्थ होता है बिना, बिला वजह, बिला शक, बिला कसूर, बिला कानून। गैर, गैर का अर्थ होता है निषेध, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी, गैर जिम्मेदार। ला का अर्थ होता है रहित या बिना, लापरवाह, लाचार, लाइलाज, लावारिस। ना का अर्थ होता है अभाव या नहीं के उसमें, नादान, नापसंद, नाराज, नामुमकिन, नालायक। सर, इसका अर्थ होता है मुख्य, सरहद, सरताज, सरदार, सरपंच। आप इनमें देख भी सकते हैं, सरदार मुख्य होता है, सरपंच मुख्य होता है, सरहद में मुख्य मेन होती है, सरकार मुख्य होती है। सर का अर्थ है क्योंकि मुख्य है। बा, इसका अर्थ है सहित, बामौका, बामुश्किल, बाअदब, बाइज्जत, बदौलत, बाकायदा। बद का अर्थ होता है बुरा, बदमाश, बदनाम, बदसूरत, बदकिस्मत, बदबू, बदमिजाज, बदचलन, बदनसीब, सब इसके उदाहरण हैं। फिर है हम, समान, साथ वाला, हमदर्दी, हमराह, हम उम्र। देखो इसका अर्थ ही साथ वाला होता है ना। हम उम्र में कौन होते हैं? साथ वाले ही होते हैं। हमदर्दी दिखाते समय साथ वाले होते हैं। हम शक्ल, हम सफ़र। हर का अर्थ होता है प्रत्येक या सभी, हर वक्त, हर हाल, हर घड़ी, हर दिन। दर का अर्थ होता है मैं, दरअसल, दरकार, दरगुजार। ऐन का अर्थ होता है ठीक, पूरा या ऐन वक्त, ऐन मौका। अब हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। पहला उपसर्ग है सब। इसका अर्थ होता है अधीन या नीचे। सब जज, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से नीचे होता है ना सब इंस्पेक्टर, तब सब लगा दिया उसके आगे। सब रजिस्ट्रार, सब इंजीनियर। डिप्टी, सहायक, इसका अर्थ ही सहायक होता है। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मैनेजर, डिप्टी CM। जनरल, जनरल का अर्थ प्रधान होता है। जनरल मैकेनिक, जनरल सेक्रेटरी, जनरल मैनेजर। चीफ का अर्थ प्रमुख होता है। चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ जस्टिस। वाइस का अर्थ होता है सहायक।
वायसराय, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल की सहायता करने के लिए वाइस प्रिंसिपल होता है, उसका सहायक। हेड मुख्य होता है, हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल, हेड क्लर्क। उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अवयव शब्द, बाद में हम अवयव भी पढ़ेंगे किसे कहते हैं। अधः, इसका अर्थ होता है नीचे, अधः पतन, अधोमुखी, अधोहस्ताक्षरित। पुरा का अर्थ होता है प्राचीन, पुरातत्व, पुरावृत्त, पुरातन, पुराकृत। अंतः का अर्थ होता है भीतरी, अंतःकरण करना, अंतःपुर, अंतर्निहित, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्मन, अंतर्ध्यान। सम का अर्थ होता है समान, समकालीन, समदर्शी, समकोण, समावेश, समाकलन। सह का अर्थ होता है साथ, सहकर्मी, सहपाठी, सहयोगी, सहोदर, सहमति, सहचर, सहकार आदि इसके उदाहरण हैं। अ का अर्थ अभाव के उधर उसमें लेते हैं इसको, अशोक, अचल, अनीति, अकाल। चिर का अर्थ होता है बहुत देर तक, चिरंजीवी, चिरस्थायी, चिरकुमार, चिरकाल, चिरायु। पुनर का अर्थ होता है फिर से, पुनर्जन्म, पुनरावृत्ति, पुनरुत्थान। बहिर का अर्थ होता है बाहर, बहिर्गमन, बहिष्कृत, बहिर्जात। आत्म का अर्थ होता है अपना, आत्मचरित, आत्मकथा, आत्मज्ञान। स्वयं का अर्थ होता है खुद, स्वयंभू, स्वयंवर, स्वयंसेवक। इनमें कुछ अर्थ बताने जैसे तो है ही नहीं, तभी फटाफट बता ले जा रहा हूँ मैं इनको, क्योंकि आप लोग बोर हो जाते हैं फिर वीडियो थोड़े में ही छोड़ के चले जा रहे हैं, जिससे यूट्यूब भी रिकमेंड नहीं कर रहा है फिर किसी को वीडियो। स्व का अर्थ निजी होता है, स्वजन, स्वरूप, स्वतंत्र, स्वभाव। सत का अर्थ होता है सच्चा, सज्जन, सतजन जन होता है, यहाँ पर फिर व्यंजन संधि हो जाती है, पढ़ेंगे हम बाद में। सत्कर्म, सच्चरित, सदिच्छा। तत् का अर्थ होता है वह, तत्काल, तत्पुरुष, तद्भव, तत्सम, तत्कालीन। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड में सिंचाई व्यवस्था की। उत्तराखंड में कुल सिंचित क्षेत्र जो शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल पर होता है, उत्तराखंड में कुल बोए गए क्षेत्रफल पर 48.88% भाग सिंचित है। इसमें 13% पर्वतीय क्षेत्रों में और 87% मैदानी क्षेत्रों में सिंचाई होती है। 71.66% नलकूपों द्वारा होती है। सर्वाधिक सिंचाई उत्तराखंड में नलकूपों ही द्वारा होती है। अभी दिखाऊंगा नलकूप, और ये डाटा अलग अलग किताबों में अलग अलग है, और ये मैं जो लेटेस्ट किताब आई है BSN की और परीक्षावाणी, उनमें जो डाटा दिया है वो ये दिया है। प्रमुख सिंचित जिले, हाई इरिगेशन। सबसे ज़्यादा सिंचाई वाला ज़िला है उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार, फिर नैनीताल। सबसे कम सिंचित क्षेत्र हैं, सब ये शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल पर हैं, ठीक है, शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल। सबसे कम है चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। सिंचाई के मुख्य स्रोत नहरें, ये नहर बनी है, ये विदेशों की नहर हैं, यहाँ तो खाली ऐसे करके गूल डाले रहते हैं। नलकूप आप देख सकते हैं, ट्यूबवेल्स। पंप नहरें वो नहरें होती हैं जैसे नहर ही होगी, इसमें ये बीच में पंप स्टो वो उस टाइप का लगा दिया जिससे कि ये प्रेशर से पानी फेंके और वहाँ से खींचे करके। नलकूप सिंचित क्षेत्र अधिकता के अनुसार, पहले उधम सिंह नगर में सिंचाई क्षेत्र होती है। नलकूप से कहाँ सिंचाई होती है मतलब, ठीक है, पहले में उधम सिंह नगर, दूसरे में हरिद्वार, तीसरे में नैनीताल, चौथे में देहरादून। ये क्रम लगाने के लिए आता भी है, पेपरों में आ भी रहा है, आप देख ही रहे होंगे। जल की कमी वाले क्षेत्रों में मैक्रो स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा दिया गया है। ड्रिप इरिगेशन ये होता है जिससे बूंद बूंद करके पानी पहुंचाया जाए, जैसे यहाँ पर लगा दिया है, इससे ये पानी बूंद बूंद करके यहाँ दूर दूर तक छिड़काव हो रहा है पानी का, जिससे पानी कम पानी में ही अच्छी फसल हो जाती है। तब इस पद्धति का इस्तेमाल वहाँ करते हैं जहाँ पानी की कमी होती है, और ये औद्यानिक फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाली टेक्निक। अब बात करेंगे उत्तराखंड में प्रमुख नहरों की। ऊपरी गंगा नहर
इसका निर्माण 1842 से 1854 में अंग्रेज़ों द्वारा कराया गया। इसका उद्घाटन लॉर्ड डलहौजी ने किया। इसका आधुनिकीकरण 1983 में किया गया। इससे सिंचाई हरिद्वार में होती है और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी होती है। ये हरिद्वार से कानपुर तक जाती है ये वाली नहर। शारदा नहर, इसका प्रारंभ 1928 में बनमसा चंपावत में हुआ। नदी शारदा नदी या काली नदी, कालीन को ही बाद में शारदा कहते हैं। इसके सिंचाई क्षेत्र हैं उधम सिंह नगर, चंपावत और उत्तर प्रदेश। रामगंगा नहर, स्थान है इसका कालागढ़, पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। सिंचाई इसके आसपास के क्षेत्रों में की जाती है। पूर्वी गंगा नहर, इसकी लंबाई 48.5 किलोमीटर है। भीमगोड़ा बैराज से हरिद्वार से निकलती है। मुख्य वितरण इसका 5 भागों में बंट जाती है। एक नगीना को जाती है, एक नजीमाबाद, एक चंदोक, एक नहटौर, एक अलवापुर। सिंचाई होती है इससे हरिद्वार में, बिजनौर में और मुरादाबाद में, ये दोनों यूपी में हैं। अन्य परियोजनाएं भी हैं कुछ। जमरानी बांध परियोजना, इससे सिंचाई होती है उधम सिंह नगर और नैनीताल में। ये जब मैंने आपको परियोजनाओं वाला इससे पहले पढ़ाया है उसमें अच्छे से समझाया है, और उससे पहले नदियाँ पढ़ाई, उससे पहले ताल पढ़ाए, सब एक सीक्वेंस से चल रहा है। तो आप लोग पुरानी वीडियोज़ भी ज़रूर देखें, जिससे आपको मदद मिलेगी। इसका जल स्रोत है, ये बीजापुर नहर है दूसरी। इसका जल स्रोत है टोंस नदी, जिसकी डिज़ाइन बनाई थी पीवी कोटले ने बनाई थी। ये आया है पेपर में। एक लस्तर नहर भी है, यहाँ पर ऐड नहीं किया मैंने, वो रुद्रप्रयाग में है। और खलंगा है, वो देहरादून में है। जल संसाधन प्रबंधन, ग्रामीण क्षेत्र में 55 लीटर प्रति व्यक्ति, मतलब एक दिन के लिए एक आदमी को गाँव में है तो उसको 55 लीटर पानी की ज़रूरत होगी, और अगर शहर में है तो 135 लीटर व्यक्ति प्रतिदिन। ये सवाल आ गया है बहुत बार। स्वजल 2.0 टारगेट डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें। ये योजना है एक स्वजल 2.0। इसमें टारगेट डिस्ट्रिक्ट हैं हरिद्वार और उधम सिंह नगर। स्वच्छता अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक चलाया गया। इसकी थीम थी स्वच्छता ही सेवा 2024। वर्षा जल संचयन, रूफ हार्वेस्टिंग, बारिश का पानी जमा करना। ये होता कैसे है, देखो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जैसे बारिश हुई, ठीक है, हमने लिंटर बनाया इस टाइप का ढलान वाला, फिर हमने यहाँ पर से एक पाइप जोड़े रहते हैं, आपने देखा भी होगा। फिर उस पाइप के माध्यम से हमने यहाँ से पानी ले गए, फिर बीच में हमने एक फ़िल्टर लगाया, पाइपिंग की है, फ़िल्टर लगाया। फ़िल्टर के बाद एक मेन टैंक बनाया, उसमें ये पानी जमा कर दिया। उस मेन टैंक से क्या किया हमने, गार्डन में वाटरिंग करने के लिए हमने पाइप लगा दिया, एक टॉयलेट फ्लैशिंग के लिए लगा दिया, कार वॉशिंग के लिए लगा दिया, क्लॉथ वॉशिंग के लिए लगा दिया, अलग अलग पाइप हमने लगा दिया आगे को, ठीक है। अगर जैसे ज़्यादा पानी हो गया तो हमने क्या किया, यहाँ से ओवरफ्लो हो रहा है तो एक हमने कुआं बना दिया थोड़ा नीचे, टू ग्राउंड वाटर के लिए, ठीक है। नीचे एक ग्राउंड वाटर सोख लेगा, मतलब कि वापस यहाँ से ग्राउंड में ही चले जाएगा पानी। आज थोड़ा आवाज़ की प्रॉब्लम होगी, थोड़ा तबीयत ख़राब है मेरी। पारंपरिक जल स्रोत, गूल, इनको छोटी नहरें कहते हैं। सिंचाई, पेयजल, पंचक्की में उपयोग किया जाता है इनको। द्वितीयक नहरें, मतलब सिंचाई में ही अगर छोटी, जैसे गूल थोड़ी बड़ी है और यहाँ से छोटी वाली गूल आई तो इन गूलों को कहेंगे हवार, ठीक है। झरनों से एकत्रित जल पद्धति, एकत्र करने की जल पद्धति बांध कहलाती है। जैसे झरना आ रहा है, उससे अगर हम नीचे पानी इकट्ठा कर लेंगे नीचे तो उसे बांध कहेंगे। ये शब्द आजकल आ रहे हैं पेपरों में, तो ध्यान रखें। धारा जल स्रोत, प्राकृतिक जल स्रोत, धारे देखे ही हुए आपने। नैनीताल में पर्दा धारा और सिपाही धारा प्रसिद्ध हैं। नौला, भूमिगत जल स्रोत, प्रसिद्ध नौले, नौला ये देखे होंगे आपने, भूमिगत जल स्रोत। एक हथिया नौला चंपावत में, ये फेमस नौले हैं कुछ। ये जिसने बालेश्वर मंदिर बनाए थे उन्हें जगन्नाथ मिस्त्री ने अपनी पुत्री की सहायता से, कस्तूरी की सहायता से बनाया था इसे।
चंद शासकों का घमंड तोड़ने के लिए। जाह्नवी नौला ये गंगोली हाट में है। एक सोनरा कोट नौला भी फेमस है, 2-3 बार आ गया है पेपर में, ये अल्मोड़ा में है। धान जलाशय, झरनों का जल एकत्रित करके बनाए गए छोटे ताल धान कहलाते हैं। इनका उपयोग सिंचाई या पशु स्नान के लिए किया जाता है। चुपटौला, छोटे जल चित्र चरवाहों और मवेशियों के लिए, जैसे ऐसे करके बना देते हैं, गाँव में बनाए रहते हैं। जैसे अगर जैसे यहाँ से जानवरों के जाने का रास्ता होगा तो उनके पीने के लिए पानी इसमें से चुप मार के वो पी लेंगे पानी। खाल या जलाशय या पोखर पर्वतीय जल संचयन का प्रमुख साधन है। इसका उपयोग भी सिंचाई और पशुपालन में किया जाता है। विशेष योजनाएं, चाल खाल योजना चलाई जा रही थी, ऐसे करके गड्ढे गड्ढे बना दे रहे थे सब जगह। जैसे आजकल बारिश हो रही है तो इनमें पानी भर जाएगा, पानी भरेगा तो क्या होगा, भूजल का स्तर, ये पानी नीचे को रिसेगा, जिससे जो भूमिगत जल है उसका स्तर बढ़ जाएगा और उसमें सुधार होगा। जलागम विभाग की योजना है एक सारा, ये स्थापित की गई थी नवंबर 2023 में। इसकी फुल फॉर्म है स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी, आ सकती है फुल फॉर्म। इसका उद्देश्य है जल स्रोतों का चिन्हीकरण करना, जल स्तर बढ़ाना, वर्षा जल संचयन, चेक डैम आदि बनाना। अब बात करते हैं इतिहास की। आज हम पढ़ेंगे इसमें मौर्य काल। भारत का पहला विशाल साम्राज्य जिसने संपूर्ण भारत में एक राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित किया गया। ठीक है, इसको पहले यहाँ पे मैप में ही समझा देता हूँ मैं क्या क्या है ये। इतने में पूरे में मौर्य साम्राज्य था। ठीक है, पूरे में इतने में ये दक्षिणापथ पूरा, ये दक्षिणापथ बिंदुसार ने ऐड किया ये दक्षिणापथ। और टेरिटरी ये चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस से जब संधि हुई थी उस समय में ये जेड्रोसिया, आर्कोसिया, ये पैरामोडेसिया, ये काबुल का क्षेत्र था, ये हेरात का क्षेत्र था, एरिया हेरात का क्षेत्र था, हेरात। और भी थे ये, और इधर पर रॉक, यहाँ पर रॉक हैं, और जो ये वाले हैं पिलर हैं इनके। ठीक है, और जो ये कलिंग अशोक ने जीता था। अब नीचे को पढ़ते हैं अच्छे से, फिर ये आते रहेंगे सबके सब। मौर्य वंश की स्थापना एक ही थी, संस्थापक थे इसके चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईस्वी पूर्व में की थी। इसकी स्थिति, चंद्रगुप्त ने मगध के अंतिम राजा शासक घनानंद को पराजित करके सत्ता प्राप्त की थी। इससे पहले मैंने सिलेबस में दिया ही नहीं है वो महाजनपद काल, तो मैंने इसमें से वो हटा दिया। फिर भी आप लोग एक बार पढ़ लेना, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंदवंश का फिर ये अंतिम राजा ये था। फिर इसको भी पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। इसके अंदर 16 महाजनपद थे। ये यूके SSS तो नहीं पूछता है इससे, लेकिन यूके PSC पूछता है सवाल। अंग, वज्जी, चंपा, ये सब अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इन चीज़ों को भी पढ़ा दूंगा। सहायक थे इसमें आचार्य चाणक्य, इनका नाम कौटिल्य विष्णुगुप्त भी था। इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, और इन्होंने ही चंद्रगुप्त को एक शिकारी से खरीदा था 1000 करसापड़ में। शिकारी से खरीदा था इनको 1000 करसापड़ में। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को रणनीति, युद्ध कला, कूटनीति में दक्ष बनाया। चाणक्य द्वारा रचित ग्रंथ थे अर्थशास्त्र, भारत का पहला प्रशासनिक और राजनीतिक ग्रंथ था। अर्थशास्त्र से ऐसा मत लगाना कि ये आर्थिक वाला होगा, ये राजनीतिक ग्रंथ और प्रशासनिक व्यवस्था थी इसके अंदर पूरी। ये सवाल आया है बहुत बार। महत्व, मौर्य वंश का पहला इतिहास प्रमाणित साम्राज्य है। अब इनके जो शासक दिए हैं सिलेबस में, जो है चंद्रगुप्त मौर्य पहले,
चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहा 321 से 297 ईसा पूर्व। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराया था इनने, और उसी से संधि हुई थी। उसी से जो ऊपर मैं दिखा रहा था आपको, जेड्रोसिया, एक्रोसिया, ये सब के सब इससे जीते थे इसने। और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह ये चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था सेल्यूकस निकेटर ने। सेल्यूकस ने संधि में पश्चिमोत्तर भागों को भारत में मिलाया, ऊपर बता दिया है मैंने आपको। मेगस्थनीज यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया, ये इसी के साथ आया था, सेल्यूकस के साथ। इसने इंडिका पुस्तक लिखी, फिर इसको यहीं छोड़ गया। ये चंद्रगुप्त के पसंद आया तो इसने अपने ही दरबार में रख लिया था इसे। अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर लिया चंद्रगुप्त ने मौर्य ने, और कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में संन्यास ले लिया, और यहीं संलेखना विधि से प्राण भी त्याग दिए थे। ये क्या विधि होती है ये मैंने पूरा बौद्ध जैन में समझाई है, आप देखना हो। चंद्रगुप्त के यूनानी नाम सेंट्रोकोट्स कहा जाता है। सेंट्रोकोट्स का है इसको स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन ने। एंट्रोकोट्स का है एरियन और प्लूटार्क ने। फिलाकर्स ने इसको सेंट्रोकोप्टस कहा है। ये जो भी नाम है ये चंद्रगुप्त मौर्य के हैं, ये बताया था सर विलियम जोन्स ने। ये आ गया है एक बार सेंट्रोकोट्स पेपर में। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेख है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है सुदर्शन झील, इससे पेपर में आते रहते हैं सवाल, और 3-4 सवाल आते हैं। रुद्रदामन के अभिलेख एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का नाम एक साथ मिलता है। जैनाचार्य भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अब स्वीकार कर लिया था। अब बात करते हैं इनके पुत्र बिंदुसार की, जिनका शासन रहा 297 से 273 ईसा पूर्व तक। ये चंद्रगुप्त के पुत्र थे। इनका उपनाम था अमित्रघात। शत्रुओं का संहार करने के कारण इन्हें अमित्रघात कहते थे। दक्षिण भारत के अधिकांश भाग मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। अभी ऊपर मैंने ग्रीन वाला दिखाया था। यूनानी राजदूत डायमिकस बिंदुसार के दरबार में आया था। अब बात करते हैं अशोक महान की। 273 से 232 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 13वें दीर्घ शिलालेख में इसका वर्णन है। इस युद्ध के बाद भीषण युद्ध हुआ, लाखों की मृत्यु होगी। तो युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा त्याग दी थी। जीवन भर धम्म का प्रचार किया। अभी धम्म बताता हूँ क्या है। अशोक के इलाहाबाद कौशाम्बी अभिलेख में अशोक की एक रानी कारुवा की और उनके पुत्र तीवर का उल्लेख है। धम्म नीति क्या थी देखो, धम्म के अंदर क्या क्या था। धम्म बराबर नैतिकता, करुणा प्लस अहिंसा प्लस धर्म सहिष्णुता, और बलि प्रथा का विरोध किया इन्होंने। प्राणी हिंसा पर रोक लगा दी। सभी धर्मों को समान सम्मान दिया। धर्म महामात्र की नियुक्ति किया। अगर कोई पालन नहीं करता था तो इन्होंने धम्म मात्र की नियुक्ति कर दी थी और वह धम्म का प्रचार करवाया। धम्म नीति को विदेशों में भी भेजा। श्रीलंका, म्यांमार, यूनान, मिस्र आदि में बौद्ध धर्म फैला। अशोक के धर्म प्रचार के माध्यम, शिलालेखों पर लिखा है इसने, पत्थरों पर लेख लिखाए। अभी नीचे इनकी सबकी इमेज है नीचे। स्तंभ लेख विशेष रूप से लायन कैपिटल स्तंभ सारनाथ में। धम्म यात्राएं स्वयं भ्रमण कर जनता को धम्म समझाना कि अहिंसा न करो, ये करो, धर्म सहिष्णु बनो, सभी धर्म समान है, इस तरीके से। धम्म नीति का प्रभाव क्या पड़ा फिर। साम्राज्य में सामाजिक एकता, करुणा, सहिष्णुता का वातावरण बना। बौद्ध धर्म विदेशों तक फैला। युद्ध हिंसा की प्रवृत्ति में कमी आई। अब बात करेंगे मौर्यकालीन प्रशासन की। प्रशासनिक संरचना, राजा सर्वोच्च, किंतु चाणक्य के अनुसार राजा प्रजा का सेवक है। केंद्रीय प्रशासन था, प्रांतीय प्रशासन था, ग्राम प्रशासन, 3 स्तर होते थे। अब हम बात करेंगे केंद्रीय प्रशासन की। मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत पर आधारित था। अर्थशास्त्र के सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत राजा आता था, सेना आती थी, अमात्य आते थे, अमात्य मंत्री परिषद हुई, ठीक है, कोष,
दुर्ग, जनपद, मित्र, ये 7 चीज़ें आती थी इसके अंतर्गत। ये पेपर सवाल में बन सकता है, इसमें से कौन सा नहीं है करके। राजा, सेना, अमात्य, कोष, दुर्ग, जनपद, मित्र। अमात्य मंत्रिपरिषद होती थी। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी, कौटिल्य ने केंद्रीय विभागों को तीर्थ कहा है, विभागों को तीर्थ कहते थे, ठीक है। अर्थशास्त्र में वर्णित 18 तीर्थ निम्नवत हैं, सभी नहीं पढ़ने हमने। इम्पोर्टेंटों के आगे मैंने ये अलग कलर किया है, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे ही समझ आ जाएंगे, वो वैसे ही है। जैसे प्रधानमंत्री पुरोहित, राजा का प्रमुख सलाहकार, धर्म से संबंधित कार्यों का प्रमुख, मुख्य समाहर्ता होता था, राज्य की आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला होता था, वार्षिक बजट पेश करना इसका काम होता था। सन्निधाता कोषाध्यक्ष होता था। सेनापति सेना का प्रधान अधिकारी। युवराज राजा का उत्तराधिकारी, भावी राजा। प्रदेष्टा कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश होता था। अभी न्यायालय में पढ़ेंगे इनको क्या थे। व्यवहारिक धर्मस्थ था, धर्मस्थलीय दीवानी न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश था। नायक सेना संचालक। कर्मांतिक राज्य के उद्योग धंधों कारखानों का प्रबंधक नियंत्रक। मंत्रिपरिषदाध्यक्ष, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष। दंडपाल, सेनाओं की आवश्यकता पूरा करने वाला। अंतपाल, सीमांत दुर्गों का रक्षक। दुर्गपाल, साम्राज्यों के अंदर दुर्गों का रक्षक। देखिए वो जो सीधे ही समझ आ जाएंगे वो मैंने हाईलाइट नहीं किए हैं, और ये जो हाईलाइट किए हैं वो एग्जाम में आए भी हैं कहीं ना कहीं। नागरिक नगर का प्रमुख प्रबंधक होता था। प्रशासक, राज्य के कागजों को सुरक्षित रखने वाला होता था। व्यवहारिक राजा, राजप्रसाद में देखभाल करने वाला। अंतर्वैशेषिक अंगरक्षक, सेना का प्रधान। आठविक, जंगली सेना वन विभाग का प्रधान अधिकारी। प्रमुख अध्यक्ष भी थे 27, 18 तो तीर्थ थे लेकिन अध्यक्ष थे 27। ये मैंने सभी नहीं लिए हैं, जो रेड में है वो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, पेपर में आए हैं मतलब वो। शुल्काध्यक्ष, व्यापार के प्राप्त कर, चुंगी कर एकत्रित करना होता था इसका शुल्काध्यक्ष का कार्य। पोतवाध्यक्ष का कार्य होता था माप तौल के माप को नियंत्रित करने वाला। मानाध्यक्ष होता था देश काल में मान को नियंत्रित करने वाला। सूत्राध्यक्ष, वस्त्रोद्योग का मंत्री। शीताध्यक्ष, राजकीय कृषि भूमि की देखभाल करने वाला। सुराध्यक्ष, शराब उद्योग को नियंत्रित करने वाला। सूनाध्यक्ष, बूचड़खाने या चर्म का उद्योग अध्यक्ष। गणिकाध्यक्ष, वैश्यालयों की गतिविधियों पर नियंत्रित करने वाला। नवाध्यक्ष, जहाज रानी का अध्यक्ष। विविताध्यक्ष, चरागाहों का अध्यक्ष। मुद्राध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष, टकसाल का अध्यक्ष, टकसाल जहाँ सिक्के छपते थे। सैन्य व्यवस्था, विशाल स्थायी सेना थी। पैदल, घुड़सवार, रथ, हाथी सब थे इनमें 30 सदस्य होते थे। 5-5 की समिति, 5 सदस्यों की 6 समितियां थी, ठीक है। जस्टिन ने इन्हें लुटेरों की सेना भी कहा है। ये 5 मतलब 6 समितियां ऐसे होगी जैसे कोई हाथी वाली होगी, कोई अश्व वाली होगी, ये इनके नाम भी थे। प्रथम समिति, द्वितीय समिति के अंदर कोई हाथी वाली, कोई अश्व वाली, कोई पैदल सेना, कोई रथ सेना, ऐसे करके अलग अलग सेनाएं थी। उनकी 6 समितियां बनी हुई थी। ये पेपर में आया है, ठीक है। ये भी आया है कि जस्टिन ने लुटेरों की सेना कहा है करके। लुटेरों, ऐसे सवाल आया था कि मौर्य काल में विशाल सेना को लुटेरों की सेना किसने कहा है, तो जस्टिन ने। अब गुप्तचर तंत्र, खुफिया व्यवस्था। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र के अनुसार गुप्तचरों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, संस्था और संचारा। संस्था वो होते थे जो वहीं पर रह के काम करते थे, ठीक है, और संचारा इधर उधर घूमते घूमते, नाम में ही दिख रहा है देखो, संचारा, संचार, घूमने वाला इधर उधर। संस्था, एक संस्था एक जगह इस्टेब्लिश होगी तो होगी, फिर वहीं पर रहती है, याद करने के लिए है, ठीक है। विदेशों में नियुक्त गुप्तचर उभय वेतन कहा जाता था। कर व्यवस्था, भूमि कर प्रमुख आय का स्रोत था। भूमि के 2 प्रकार से आय प्राप्त होती थी। सीता, राजकीय भूमि से प्राप्त आय उसको सीता कहते थे। ये आया है ये भी सवाल। भाग, स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसानों से लिए जो भूमि कर था, किसानों से लिया जाने वाला भूमि कर था ये। शिल्प, व्यापार, जल, वन आदि भी वसूले जाते थे।
व्यापारियों से वर्तनी पद कर लिया जाता था। रज्जु सर्ज नामक कर भूमि की माप हेतु लिया जाता था। हिरण्य कर, रज्जु मतलब रस्सी से ऐसे नाप देते होंगे। हिरण्य कर नगद कर था। उदक कर सिंचाई कर था। ये भी इम्पोर्टेंट है, हिरण्य कर आया है। ये आए हैं करके मेरे को कैसे पता है, क्योंकि मैंने सारे PYQs देखे हैं एक बार, तब मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। मैं एक ही जगह से ढूंढ के ये कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं किया है मैंने। अगर आपको ये मेहनत पसंद आती है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने साथियों के साथ। न्याय व्यवस्था, मौर्य प्रशासन का सबसे बड़ा न्यायालय राजा होता था, जो केंद्रीय न्यायालय होता था। ग्राम न्यायालय ग्राम विद्य परिषद की सहायता से न्याय करता था। फौजदारी न्यायालय आ गया, देखो इसको कंटक शोधन कहा जाता था। कंटक शोधन का जो न्यायाधीश कहलाता था वो प्रदेष्टा कहलाता था, ठीक है। दीवानी न्यायालय को स्तरीय कहा जाता था। इसका जो अध्यक्ष होता था उसे धर्मस्थ या व्यावहारिक कहा जाता था, न्यायाधीश को। अब बात करते हैं नगर प्रशासन की। मौर्यकालीन नगर प्रशासन की सर्वोत्कृष्ट जानकारी इंडिका से मिलती है। मेगास्थनीज ने नगर प्रशासन के संबंध में पॉलीब्रोथा पाटलिपुत्र का विवरण दिया है। ये PCS के पेपर में आया भी था, क्योंकि इसने ऐसे दिया कि पॉलीब्रोथा को बहुत ही अच्छे से नगर प्रशासन किया था उसका, तब इसका एग्जाम्पल देता था ये। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रमुख अधिकारी एस्ट्रोनोमई होता था। अन्य प्रशासनिक इकाइयाँ, मौर्य काल में साम्राज्य की प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से अनेक प्रांतों में विभाजित किया। प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य अपनी पूर्णता के समय 5 चक्रों में विभाजित था। ये पेपरों में बन रहे हैं ये सवाल, बोर होके भाग मत जाना। चक्र क्या कौन कौन से थे? 5 चक्र। उत्तरापथ, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापथ, इसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। मध्य देश, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग की राजधानी तोसाली थी। इनको आप जो ऊपर मैप दिखाया है उसको रोक के एक बार ढूंढना उसमें। प्रत्येक चक्र में सम्राट द्वारा एक प्रांतपति की नियुक्ति की जाती थी, जिसे कुमार कहा जाता था। जो ये मध्य देश था इसमें कुमार नहीं था, ठीक है। प्रत्येक प्रांतों मंडलों में विभक्त होता था, जिसे देश कहा जाता था। यहाँ के अधिकारी को प्रादेशिक महामात्य कहा जाता था। मंडल जिलों में विभक्त होता था, जिसे विषय या आहार कहा जाता था। यहाँ का प्रमुख अधिकारी कौन होता? समाहर्ता या रज्जुक होता था। मंडल पहले जिलों में विभक्त होगा, अभी पूरा ही बता दूंगा। जिलों के नीचे ग्राम समूह होते थे। देखो पहले प्रांत होंगे, फिर उसके नीचे आएगा क्या? मंडल, फिर आएंगे जिले, फिर आएंगे ग्राम। ऐसे करके आजकल सीक्वेंस में लगाने के लिए आ जा रहा है, तो हर तरीके से तैयारी अपनी पूरी होनी चाहिए, कैसा ही भी सवाल आ जाए। फिर मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था, ये वर्ण व्यवस्था यहाँ जटिल थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है उसमें। सभी को आर्य कहा गया है। वर्ण संकर जातियाँ भी थी, जिनकी स्थिति शूद्रों जैसी थी। मतलब कि वर्ण संकर, जो अलग अलग वर्णों से मिलके जो जातियाँ निर्मित हुई, उनकी स्थिति शूद्रों जैसी थी। अस्पृश्य जातियाँ अंतवासीय कहा जाता था इन्हें, शमशान स्थल के पास निवास करते थे ये। मेगास्थनीज ने 7 वर्गों में वर्गीकरण किया है वर्ण व्यवस्था का। ऊपर कौटिल्य ने कहा 4 वर्ण होते हैं, लेकिन मेगास्थनीज ने कहा कि 7 वर्गों में विभाजित किया उसने। कोई अलग अलग करके, जैसे दार्शनिक वर्ग, इसके अंदर पुजारी, भिक्षु, विद्वान आते थे। कृषक वर्ग, इसकी संख्या सर्वाधिक थी मौर्य काल में कृषक वर्ग में। पशुपालन वर्ग में पशुपालक आते थे। व्यापारी, शिल्पी आते थे। नगरों में जो निवास करते थे उन्हें व्यापारी या शिल्पी कहा जाता था। सैनिक वर्ग में कृषकों के बाद सर्वाधिक थे। निरीक्षक वर्ग व्यवस्था के पर्यवेक्षक थे। मंत्री वर्ग शासन एवं उच्च अधिकारी थे। इनमें से पूछ सकता है कौन सा नहीं था? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पी, सैनिक वर्ग, निरीक्षक वर्ग, मंत्री वर्ग, या मेंस में लिखने के लिए आएंगे। दास प्रथा,
मौर्य काल में दास प्रथा प्रचलित थी। कौटिल्य ने 18 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। मेगास्थनीज ने कहा कि भारत में कोई भी दास प्रथा नज़र नहीं आई, भारतवासी स्वतंत्र हैं। उसको अंदाज ही नहीं आया कि क्योंकि दासों की स्थिति उसमें अच्छी थी, तो उसको आभास ही नहीं हो पाया कि दास भी हैं करके। यहाँ स्त्रियों की दशा, स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। विवाह के प्रकार 8 प्रकार के विवाह होते थे। सामान्यतः एक विवाह प्रथा प्रचलित थी। कुलीन वर्ग में बहुपति विवाह प्रचलित थी। जो राजा लोग थे वो लोग बहुत सारी विवाह करते थे। तलाक प्रथा भी प्रचलित थी। विधवा विवाह, पुनर्विवाह समाज में मान्यता थी, विधवा विवाह कर सकते थे। पुनर्भू कहा जाता था जिनने पुनर्विवाहित स्त्री को, जिनने दोबारा विवाह किया उनको पुनर्भू। छंदवासिनी स्वतंत्र विधवा, जिसने विधवा होकर शादी नहीं की। आढ़ विधवा, धनी विधवा, जिसके पास पैसा भी होता था। अनिष्कासिनी, घर से बाहर न जाने वाली स्त्री। स्त्रियों की स्वतंत्रता सीमित थी। सती प्रथा, कौटिल्य ने इसका उल्लेख नहीं किया है, लेकिन मेगास्थनीज ने भारतीय स्त्रियां पति की मृत्यु पर जल जाती थी, ऐसा लिखा है। मौर्यकालीन आर्थिक जीवन, कृषि, वार्ता, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य का सम्मिलित नाम कौटिल्य ने वार्ता कहा है। पेपर में आ सकता है। मेगास्थनीज ने कृषकों की संख्या समाज में सर्वाधिक बताई है। कृषि व्यवस्था स्वतंत्र प्लस राज नियंत्रण में सीताध्यक्ष के अधीन होती थी। धान की फसल सर्वोत्तम बताया है कौटिल्य ने। गन्ने को निकृष्ट बताया है। सुदर्शन झील चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में बनवाई, जिसका नेता पुष्यगुप्त वैश्य था। भारत में 58 नदियों का उल्लेख और 2 मुख्य फसलों का उल्लेख मेगास्थनीज ने किया है। अर्थशास्त्र के अनुसार 3 फसलें थी, हेमंत रबी की फसल, ग्रीष्मिक खरीफ की फसल, केदार जायद की फसल। मेगास्थनीज ने कहा कि यहाँ अकाल नहीं पड़ता था, जबकि उसी समय 12 वर्ष का अकाल पड़ा और भद्रबाहु और स्थूलभद्र अलग अलग, जैन धर्म अलग अलग हो गए थे। उद्योग, राज नियंत्रित उद्योग था। नियंत्रण कर्मांतिक करता था। प्रमुख उद्योग वस्त्रोद्योग था। प्रसिद्ध वस्त्र निर्माण केंद्र मथुरा, काशी, कलिंग, बंग व माहिष्मति थे। प्रमुख वस्त्र दुकल, सफ़ेद या चिकने वस्त्र को दुकल कहते थे। छौम, रेशमी वस्त्र को कहते थे। विशेष वस्त्र, एक स्वर्ण कुंडम था, ये सोने की जरी वाला टाइप का। अन्य उद्योग नमक, शराब, आयुध, जहाज निर्माण, खान उद्योग। सोने की खानें, भारत और दर्दिस्तान में मेगास्थनीज ने कहा कि सोने की खानें थी, 2 मुख्य खाने थे उसमें। सोने की निकालने वाली चींटियों का उल्लेख भी किया है मेगास्थनीज ने। व्यापार नियंत्रण पणियाध्यक्ष राज्य अधिकारी करता था। व्यापार मार्ग जल और स्थल दोनों थे। व्यापार काफिलों को सार्थ कहा जाता था, जिसका नेता सार्थवाह कहलाता था। ये भी इम्पोर्टेंट आया पेपर में। विदेश व्यापार चीन, नेपाल, श्रीलंका, मिस्र, सीरिया, ईरान से होता था। प्रमुख वस्तुएं चीनी पट्ट, रेशमी वस्त्र मतलब लंका के मोती। महत्वपूर्ण बंदरगाह थे उसमें पश्चिम के समय में भरुकच्छ, सोपरा, पूर्व में ताम्रलिप्ति बंगाल में, दक्षिण में मुजरिस केरल में। मिस्र से संपर्क करते थे यहाँ से, जैसे ऐसे करके मैप है, यहाँ पर मिस्र था तो ऐसे करके जाते थे। रेशम मार्ग, सिल्क रूट, ये कनिष्क के समय में बताऊंगा इसको। तौल माप, सबसे बड़ा बाँट कुंभ था। सबसे बड़ा जो बाँट था उस समय में उसे कुंभ कहते थे। सबसे छोटा बाँट जो था उसे सुवर्ण मासक कहते थे। माप, सबसे बड़ी इकाई थी योजन, सबसे छोटी इकाई परमाणु। ऋण व्यवस्था, महाजनी प्रथा प्रचलित थी। धार्मिक ब्याज दर पर 15% वार्षिक कौटिल्य देते थे। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लेना आप लोग। मुद्राधिकारी लक्षणाध्यक्ष था। प्रचलित मुद्राएं थी सोने की सुवर्ण, चांदी की पण, तांबे की मासक। ये इम्पोर्टेंट हैं, आ सकते हैं। अन्य ताम्र मुद्राएं अर्धमासक, कांकड़ी, अर्ध कांकड़ी। सिक्कों की जांच करता जो था उसे रूपदर्शक कहते थे। धार्मिक स्थिति, बौद्ध, जैन धर्म, वैदिक धर्म, आजीविक संप्रदाय प्रचलित थे। अशोक के समय में धर्म सहिष्णुता अत्यधिक बढ़ी। सामाजिक सुधार, प्राणी हिंसा, बलि प्रथा में कमी आई।
स्त्री और सेवकों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखा गया। मौर्यकालीन कला, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। अशोक स्तंभ उत्कृष्ट शिल्प का उदाहरण है। यह है अशोक स्तंभ। सर्वाधिक प्रसिद्ध सारनाथ का अशोक स्तंभ, ये हमने नेशनल एनवेलप ऑफ इंडिया में भी रखा है। इसके नीचे पूछता भी है इसमें से कौन कौन से हैं, जैसे बैल है, हाथी है, 2 और हैं, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट में। शिलालेख ऐसे होते थे, देखो पत्थरों में खोद खोद के लिख देते थे। ब्राह्मी और लिपि या प्राकृत, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, प्राकृत भाषा में। धम्म के संदेश प्रसारित करना इनका काम होता है। जैसे कलिंग, यहाँ कालची में भी है, सर्च करके देखना उसे भी एक बार। सांची, सारनाथ, बोधगया, भरूच, ये प्रसिद्ध स्तूप थे इस समय में। ये सांची का स्तूप है, ये सारनाथ का स्तूप है। स्तूप बौद्ध धर्म का प्रतीक होता था। स्तूप का अर्थ होता था ढेर। गुफा स्थापत्य, बराबर की गुफाएं बिहार में हैं, प्रसिद्ध गुफाएं हैं। ये देखो ऐसे करके गुफाएं थी। ये इम्पोर्टेंट, बराबर की जो गुफाएं थी ये अशोक ने बनाई थी, मतलब अशोक ने इसको आजीविकों को दान दे दी थी, ये सब की सब गुफाएं रहने के लिए। और उन्हीं के नाती ये दशरथ ने नागार्जुन की पहाड़ियाँ दान दी आजीविकों को। ये सवाल भी आता है बहुत बार। अशोक का नाती था ये दशरथ, ठीक है, पौत्र। मूर्तिकला, यक्ष यक्षिणी की विशाल मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। ये यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ हैं। मौर्य काल में मूर्तियाँ चमकदार व पॉलिश युक्त होती थी, आप देख सकते हैं चमक इनकी। मौर्य काल का पतन क्यों हुआ? अशोक की मृत्यु के बाद कमजोर उत्तराधिकारी आ गए। विशाल साम्राज्य को नियंत्रित करने में असफलता, उतना बड़ा साम्राज्य एक राजा के बस की नहीं थी वो संभाल पाना। प्रांतीय गवर्नरों की विद्रोही प्रवृत्ति, विद्रोह करने लग गए थे। प्रशासनिक व्यवस्था में ढीलापन। अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की, फिर ये शुंग वंश की स्थापना कर देगा। यह हम मौर्योत्तर काल में पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के पास, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।